हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो हम लोग का चैप्टर है सेकंड क्लास 12th का। उसके टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड डाइपोल, यानी कि आवेशों और द्विध्रुवों की एक प्रणाली के कारण जो विद्युत विभव होता है उसको हमें पढ़ना है आज। ठीक है, तो आज से पहले जो भी हम लोग ने पढ़ा है वो क्या क्या है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो कि आज हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी आज, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर कि Q होता है वो चार्ज जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी P पॉइंट पर, और इस चार्ज और इस P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हम लोग R कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। फिर ये मैग्नीट्यूड होता है और इसका हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी इस तरीके से, और अगर ये नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो ये सब हमें पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया फॉर्मूला। अब जो पिछले लेक्चर पे हम लोग ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, जो कि वो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट P, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना था वो एक किसी चार्ज, मान लीजिए कि यही चार्ज है, इसी चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल या फिर विभव होगा वो हमें पता करना था। तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यानी कि इस चार्ज Q की वजह से, अगर इसको कैपिटल Q रख दें, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो यहाँ पर चार्ज है, चार्ज को आप Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कैपिटल हो स्मॉल हो वो हमारे ऊपर है। ये भी जानना जरूरी है कि फॉर्मूला अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर आसानी होती है चीज़ों को समझने में, फॉर्मूले जो होते हैं उनको समझने में। क्लियर? तो देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ये पोटेंशियल का हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, ये विभव का फॉर्मूला हो गया। ये किस तरीके से कि अगर हमारे पास एक चार्ज है इस जगह पर और P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस चार्ज की वजह से, तो इतनी होगी, और अगर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विभव बताना है हमें तो वो इतना होगा। ये हमें पता है। इसके साथ ही एक और चीज़ हमें पता है, वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ एक चार्ज ना होकर कई चार्ज होते, यहाँ पर सिर्फ एक चार्ज ना होकर कई चार्ज होते, तो उस केस में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और सबका कर देंगे हम लोग वेक्टर सम। ठीक है, यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर होगी वो हो जाएगा वेक्टर सम बाकी जितने भी हमारे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएंगी अलग अलग चार्जेस की वजह से। इस तरीके से अगर n चार्जेस हैं तो En, इस तरीके से हम लोग का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। तो सेम चीज अप्लाई होती है हम लोग का पोटेंशियल के केस में भी। अब क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है एक स्केलर क्वांटिटी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? ये है वेक्टर क्वांटिटी और ये जो पोटेंशियल है वो है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ये जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इस स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो इस पे कुछ इस तरीके से हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे, या जो किसी पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो हम लोग का V नेट जो निकल कर आएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमें अलजेब्रिक सम करना होगा हर एक चार्ज की वजह से जितना भी इस P पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, यानी कि देखो वही चार्जेस हैं यहाँ पर हम लोग के पास। अब इन चार्जेस की वजह से इस जगह पर कितना पोटेंशियल है, मान लीजिए इस चार्ज की वजह से V1, इसकी वजह से V2, इसकी वजह से V3, इसकी वजह से V4, तो हम लोग सिंपली इनको ऐसे ऐड कर देंगे, और ये जो एडिशन हम लोग का कहलाता है वो कहलाता है अलजेब्रिक सम।
तो यहाँ पर एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है? एल्जेब्रिक सम का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर चार्ज माइनस का है कोई, ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस क्यू है तो पहले वाले का जो पोटेंशियल होगा वो अगर v निकल कर आ रहा है, इस तरीके से लिख देते हैं, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है अगर वो है v लिख दिया, उसके बाद हमें सम करना है जो v2 की वजह से, मतलब इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। और देखो यहाँ पर ये चार्ज और ये चार्ज सेम है, अगर इनका रेडियस भी हम लोग सेम ले लें, दोनों में r सेम ले लें, तो इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस v, यानी कि हम लोग को v2 की जगह पर माइनस v पुट करना होगा। बात समझ पे आई? यहां पर कैसे करते हैं? टोटल पोटेंशियल, यहां पर जितने भी चार्जेस गिवन है उसकी वजह से जो भी पोटेंशियल होगा उसको फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर हर एक चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा उसको एडिशन कर देते हैं, और जो भी पोटेंशियल फाइंड करते हैं उस पे मान लीजिए माइनस आ रहा है तो उस माइनस को साथ में लेते हुए हम लोग यहाँ पर एडिशन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जो ये साइन है इसके साथ जो भी निकल कर आया है उसको छोड़ दें और बाकी पोटेंशियल पुट करें, तो फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। ये कुछ वैसा ही है कि एक कमरे में अगर दो तरीके की अगरबत्ती जला दी जाए तो क्या होगा? जो इफेक्ट होगा उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी जगह पर एक अगरबत्ती की खुशबू आपको मिल रही है दूसरी जगह पर किसी दूसरी अगरबत्ती की, ऐसा नहीं होगा। किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो उनका रिजल्टेंट एक आपको खुशबू समझ पर आएगी। क्लियर? तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस पे भी, क्योंकि ये भी एक वेक्टर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग का एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम लोग को क्योंकि डायरेक्शन चेक नहीं करनी, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है तो हमें डायरेक्शन नहीं चेक करनी, इसलिए हम लोग सिंपली इसका एल्जेब्रिक एडिशन देखते हैं या एल्जेब्रिक सम देखते हैं, जहाँ पर कि इंडिविजुअल पोटेंशियल जब पुट करते हैं तो विद साइन हम लोग पुट करते हैं, जो भी साइन निकल कर आ रहा होता है, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से हम लोग का यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल होगा। तो उन सभी चीज़ को लेते हुए हम लोग यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल होता है उसको फाइंड करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या जो हम लोग का विभव होता है उसको इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये समझ पे आ गई तो आगे जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एकदम आसानी से समझ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इन्हीं चीज को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, और उस पर किस तरीके से हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर ये स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद हम लोग किस तरीके से इस पे एल्जेब्रिक सम देखते हैं, यानी कि प्लस और माइनस साथ में देखते हुए यहां पर इन दो क्वांटिटीज का एडिशन करते हैं, ठीक है। क्लियर? तो यहां से अब अगर देखें तो ये हो जाएगा और जीरो। अगर सिर्फ दो चार्जेस की बात करें, सिर्फ यहाँ पर दो चार्ज थे तो प्लस और माइनस की वजह से दोनों में आर डिस्टेंस थी, तो यहाँ पर v प्लस माइनस, मतलब इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को जोड़ो, अब ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये है हम लोग के वो टूल्स जिनको कि यूज करके आज वाला जो भी चीज है उसको समझना है। तो देखिए क्या है, हमें एक विभव बताना है सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक है। यानी कि ये जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पर कितना विभव होगा ये हम लोग को बताना है, कितना पोटेंशियल होगा ये हमें बताना है। ये जो होता है ये हम लोग का सिस्टम ऑफ चार्जेस या जो आवेश होते हैं उनकी एक प्रणाली होती है। तो ये यहाँ पर है एक चार्ज Q1, ये है दूसरा Q2, ये Q3, ये Q4 और ये Q5, ठीक है। तो सिंपली हम लोग ने क्या किया, इस P पॉइंट पर अगर हमें इन सब की वजह से पोटेंशियल बताना है, ये चार्ज लो, अब इस चार्ज से इस P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है उसका एक नाम दे दो। तो हम लोग ने नाम कैसे दिया, R1P नाम दिया। क्या नाम दिया? R1P। अब इसको कैसे नाम दिया जाता है इसको आप सीखिए। यहां पर मैं सिंपली R1 भी लिख सकता था, कोई इशू नहीं था, ठीक है। मैं यहां पर R भी लिख सकता था या RP1, कुछ भी नाम दिया जा सकता था, बट हमें कभी भी जब नोटेशन बनाना होता है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके लिखना होता है। तो यहाँ पर जैसे R1P लिखा हुआ है तो इसके लिए इसका क्या मतलब हो गया
कि हम लोग डिस्टेंस देख रहे हैं इस चार्ज Q1 और इस P पॉइंट के बीच में। R1P का मतलब डिस्टेंस इस चार्ज Q1 और इस P के बीच में, वो भी कैसी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए। इस चार्ज Q1 की जो पोजीशन है और P की जो पोजीशन है उसके बीच का हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो ये R1P उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि Q2 चार्ज और इस P पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस या कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो आप बता सकते हैं, उसको हम लोग नाम दे सकते हैं R2P, यानी कि ये डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट P, ठीक है, इससे यहां तक की डिस्टेंस ये R2P। क्लियर। फिर उसके बाद ये Q3 है, तो इसका और इसके बीच का डिस्टेंस R3P, और इसी तरीके से Q4 और P के बीच का R4P, और 5 और P के बीच में R5P। ठीक है, तो यहां पर हम लोग के पास देखो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है उस पर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, 1/4πε0। यहां पर चार्ज की वैल्यू और इस चार्ज और जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल बताना है उसके बीच की यहां पर डिस्टेंस होती है। इसी से हमारा पोटेंशियल निकल कर आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, और जो डिस्टेंस पर हमें जिस भी डिस्टेंस पर निकालनी है उसको यहाँ पर पुट करने से वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वो हमारा विद्युत विभव निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास एक चार्ज से ज्यादा चार्जेस हैं और किसी एक पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल, तो क्या लगेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि हमें बताता है कि इन सभी चार्जेस, इन सभी आवेशों की वजह से जो विभव होगा उसका हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो बस वही लगाइए। इसके लिए क्या किया जाएगा, इस चार्ज की वजह से क्या होगा वो निकाल लीजिए, उसका नाम दे दीजिए V1। तो ये निकल कर आ गया V1 इज इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज की बात हो रही है ऊपर, तो चार्ज है ये वाला, तो लिख दिया Q1, और फिर नीचे है डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसके किसके बीच में, इस चार्ज और इस P पॉइंट के बीच की, जो कि यहां पर गिवन है R1P, तो यहां पर लिख दिया गया R1P। इसी तरीके से फिर जब हम लोग को निकालना है इस चार्ज 2 की वजह से पोटेंशियल, तो इसका नाम दे दिया V2, और ये हो गया 1/4πε0 Q2/R2P। Q2 यानी कि चार्ज और R2P यानी कि इस P पॉइंट और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस। इसी तरीके से V3 के लिए निकालेंगे, इस मतलब कि इस V3 निकालेंगे इस चार्ज Q3 की वजह से पोटेंशियल इस P पॉइंट पर, तो वो हो गया 1/4πε0 Q3/R3P। इसी तरीके से हम लोग V4 के लिए निकालेंगे, और वो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q4/R4P। इस तरीके से V5 भी हम लोग निकाल लेंगे। और अगर इस पे और भी चार्जेस ऐड अप कर दिए जाए, V6, V7, V8 ... Vn तक, मतलब इतने चार्जेस का हम लोग पोटेंशियल अगर हमें निकालना है, तो V हम लोग का ये पोटेंशियल हो गया, और चार्जेस जो ऐड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, Q6, Q7, Q8 ... Qn तक। इतने चार्जेस की वजह से वो जो पोटेंशियल है V6, V7, V8 ... Vn तक, वो सब हम लोग ऐड करेंगे। अभी तो ये जो निकाला है वो है अलग अलग चार्जेस की वजह से, और इनको अब क्या करना होता है, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए सिंपली हम लोग लगाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि बताएगा ये कि जो इस P पॉइंट पर जो टोटल विभव होगा वो हम लोग का हो जाएगा इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, सबकी वजह से अप टू Vn तक। तो जब इसको ऐसा रखेंगे हम लोग, ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर एक चार्ज है Qn चार्ज रखा हुआ है अप टू n, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा Vn को हम लोग ऐसे लिखेंगे, Vn इज इक्वल टू 1/4πε0 Qn, nth चार्ज की बात हो रही है, तो Qn डिवाइडेड बाई, अब किससे किसके बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है, Qn से और P पॉइंट के बीच में, तो RnP, ये हो गई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो अब सिंपली इस इक्वेशन पर जो V1 निकाला था, V2 निकाला था, V3 निकाला था, और Vn जो निकाला है, इन सबको पुट करेंगे। तो जैसे इसको पुट करेंगे तो ये हम लोग की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। अब कैसे निकल कर आ जाएगी, सिंपली आप यहाँ पर पुट करिए। तो जब आप इस पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1P
प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P डॉट 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 1/4πε0 Qn। ठीक है, nth चार्ज की बात हो रही तो Qn डिवाइडेड बाई Rnp। अब 1/4πε0 जब सबसे कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rnp। तो देखिए क्या किया इस पे, इसका डेरिवेशन करते वक्त हम लोग ने क्या ध्यान दिया, सिर्फ दो चीजें कि किसी P पॉइंट पर किसी चार्ज Q की वजह से जो विभव होता है उसका फॉर्मूला क्या है, और दूसरी चीज कि अगर एक से ज्यादा चार्ज हुए उस P पॉइंट के चारों तरफ और उस P पॉइंट पर ही हमें पोटेंशियल बताना है सारे चार्जेस की वजह से, तो सारे चार्जेस की वजह से उस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा ये आप अलग अलग निकालिए और उनको फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से ऐड कर दीजिए। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है और इसी चीज, यही हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है जिसको कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, यही कॉन्सेप्ट है। आपके सामने किसी भी तरीके का जो डेरिवेशन है या क्वेश्चन है वो इसी पे ही बेस्ड होगा। वो किसी भी तरीके से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में चार्जेस रख सकता है और पूछेगा कि इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। तो ध्यान क्या रखना है कि हमें हर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल उस जगह पर पता होना चाहिए और उनको सम करते वक्त ध्यान देना है कि हमें अलजेब्रिक सम लेना है, उस पर प्लस या माइनस जो भी आ रहा है उसको रखते हुए यहाँ पर एडिशन करना है। मान लीजिए कि Q2 की वैल्यू माइनस पे आ रही होती तो यहाँ पे माइनस Q2 रखना होता, फिर जाकर जो भी आगे सॉल्यूशन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो अब चलते हैं आगे और एक दूसरा सिस्टम है जहां पर कि एक स्फेरिकल सेल है हम लोग के पास। ठीक है, एक शेल है और उस शेल के अंदर, बाहर और सरफेस पे कैसा कैसा पोटेंशियल होगा, क्या वैल्यू होगी उसकी, वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये कुछ आपका उससे मिलता जुलता नहीं है जो कि आप निकाल कर आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, या फिर कहें कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर आए हैं एक शेल के लिए, एक स्फेरिकल सेल के लिए, जो कि कैसा था, यहाँ पर कैपिटल R रेडियस का, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ कैपिटल R रेडियस का, और ये जो रेडियस है ये है इस सेल की रेडियस और ये बहुत थिन है। ये कैसा सेल है? थिन स्फेरिकल सेल है। तो हम लोग ने इस सेल के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करी और इसके सरफेस पे और फिर उसके अंदर, यहाँ पर हम लोग ने 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी, हाँ या ना? किसी भी जगह पर अंदर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी। तो अंदर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाली, वो थी 0, उसका मैग्नीट्यूड कितना था? 0 था। उसके बाद जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो था E इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर चार्ज Q ले रहे हैं तो Q डिवाइडेड बाई R²। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ले रहे हैं बाहर किसी पॉइंट पर जो कि यहां से R डिस्टेंस पे है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R²। ठीक है, तो ये आउटसाइड के लिए था और ये इनसाइड के लिए और ये सरफेस के लिए। तो ये तीनों क्या है हम लोग के पास? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले किसके किसके लिए? एक शेल के लिए, एक स्फेरिकल सेल के लिए जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, जो उसका एक पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, वो कंसीडर कर रहे हैं अंदर, एक सरफेस पे और एक बाहर। अंदर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, सरफेस के लिए इतनी और आउटसाइड के लिए इतनी। तो सरफेस और आउटसाइड में अंतर क्या है? सिर्फ इतना कि यहाँ पर आउटसाइड वाले फॉर्मूले पे हम लोग ने R इक्वल टू कैपिटल R पुट कर दिया, तो हम लोग का ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि इस पॉइंट को जब यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो जो रेडियस है कैपिटल R और जो ये डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं R, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर जब हम लोग कर रहे थे, ये जब हम लोग निकाल रहे थे, तो यहाँ पर एक बात निकल कर आ रही थी कि ये फॉर्मूला जो निकल कर आया, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सेल जैसा यहाँ पर कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, और जो चार्ज इस सेल के ऊपर मौजूद है ये हम लोग मान सकते हैं कि उतना पूरा का पूरा चार्ज इस सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, और इस चार्ज की वजह से इस
सेल के बाहर किसी पॉइंट पर जो कि इस चार्ज से डिस्टेंस r पर होगा तो उसके लिए 1/4πε0 Q/r², डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी एक चार्ज की वजह से किसी एक पी पॉइंट पर, ये बिल्कुल सिमिलर वैसा ही लग रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ वैसी ही चीज़ लगाएंगे कि आउटसाइड द सेल जो पोटेंशियल निकल कर आएगा वो हम लोग का V = 1/4πε0 Q/r निकल कर आ जाएगा। यानी कि ये भी बिल्कुल वैसा ही निकल कर आ गया कि कोई एक चार्ज यहाँ पर मौजूद है Q और हम लोग किसी डिस्टेंस r पर अगर निकालें तो ये ऐसा लगेगा कि इस चार्ज Q की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, और उसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग जानते हैं, वो होता है 1/4πε0। यहाँ पर होता है चार्ज और यहाँ पर होता है डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड वो जो पॉइंट होता है उसके बीच में। तो बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज की वैल्यू Q और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो R, और हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है वो निकल कर आया है आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के बाहर। और ये स्फेरिकल सेल कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड का मतलब कि इस पे जो भी चार्जेस हैं वो एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सेल के चारों तरफ। ऐसा नहीं है कि कहीं पर जो सेल में चार्ज ज़्यादा हो और कहीं पर कम हो, ऐसा इस पे बिल्कुल नहीं है। इस पे जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो उस केस पे जो इस सेल के बाहर किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा ये। अब क्योंकि अगर इस पॉइंट को हम लोग ने इस सेल के बाहर इस जगह पर रख दिया, यानी कि R = R पर रख दिया, तो वो बन जाएगा फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r। ये किसका है, सरफेस का है फॉर्मूला। ठीक है, V सरफेस। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये दो चीजें निकलकर आ गई। अब हमें निकालना है विद्युत विभव इस स्फेरिकल सेल के अंदर। तो जब इस स्फेरिकल सेल के अंदर हम लोग को निकालना है, उस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है। ठीक है, इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या विद्युत क्षेत्र जो है वो कितना है, 0 है। तो जब ये ऐसा 0 है, इसका मतलब कि यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा थ्रू आउट इस जगह पर वो होगा कांस्टेंट। ठीक है, अब ये कांस्टेंट कैसे होगा, ये आप लोग को जो इसके आगे हम लोग इसके अगले लेक्चर पर जब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के जब रिलेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक हमें रिलेशन मिलेगा कुछ ऐसा। अभी समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, बट ये चीज़ निकल कर कैसे आई है उसको हम लोग डेरिवेशन करके वहाँ पर समझेंगे। बट अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसका एक रिजल्ट चूज कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है -dV/dr। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है -dV/dr। अब ध्यान से देखिएगा इसको। यहां पर अगर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर जो दिया हुआ है कि इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहां पर पुट कर दिए 0, यानी कि -dV/dr। अब इसका क्या मतलब है, dV/dr यानी कि यहां पर हम लोग एक छोटा सा पोटेंशियल चेंज देख रहे हैं कुछ dr डिस्टेंस मूव करने पर। ठीक है, dr डिस्टेंस मूव करने पर हम लोग यहां पर पोटेंशियल का चेंज देख रहे हैं। अब वो बता रहा है कि ये पूरी वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो आ रही है 0, इसके बराबर आ रही है 0 यहां पर। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, क्या करें, इंटीग्रेट, तो ये मिल जाएगा कुछ हम लोग को ऐसा कि -dV, ठीक है, इंटीग्रेशन dr और नीचे भी dr और ये 0। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इधर मिल जाएगा हम लोग को dV। ठीक है, -dV, ये चीज इंटीग्रेट होकर। अब उसके बाद जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेट होकर बन जाएगा एक कांस्टेंट के बराबर। किसके बराबर, एक कांस्टेंट के बराबर। यहां से ये इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा
v इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैसे? अगर आपको ये समझ पे नहीं आ रहा तो आप जो डिफरेंशिएशन होता है उसको देखिए, उसको समझिए कि अगर मान लीजिए कि v की वैल्यू 3 होती और फिर इसको आपको डिफरेंशिएट करना होता, यानी कि आपको dv बाई डी आर निकालना होता। ठीक है, अगर पोटेंशियल हमें दिया हुआ है v इज इक्वल टू 3 और जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला हम लोग का होता है यहां पर कि न्यूटन पर कूलम और इनटू मीटर। ठीक है, ये हम लोग का बन जाता है किसका? पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो इस पोटेंशियल मतलब मान लीजिए कि ये पोटेंशियल है, ये हम लोग को गिवन है, इतना पोटेंशियल दिया हुआ है कि इतना गिवन है। अब अगर मैं आपसे कह दूं dv बाई डी आर निकालने के लिए इसका, तो क्योंकि ये पोटेंशियल कांस्टेंट है और dv बाई डी आर जब करेंगे तो डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट टर्म का हो जाता है 0। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं आ गई ऐसी जहां पर कि dv बाई डी आर क्या है? 0 के बराबर है। तो हम लोग अगर इसको इंटीग्रेट करके ऐसे देखते हुए चलें तो ये लिख सकते हैं कि जो v है वो कांस्टेंट है। यानी कि मैं आपको सिर्फ इस तरफ से करके बता रहा था कि अगर dv बाई डी आर ऐसे 0 है तो जब ये इंटीग्रेशन होगा इसका तो dv इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ये करते करते हम लोग को ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहां से ये बात निकल कर आई कि क्योंकि जो स्फेरिकल सेल होता है, ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 0, या फिर विद्युत क्षेत्र जो है उस स्फेरिकल सेल के अंदर वो है 0, जिसकी वजह से विभव में अंतर ही नहीं है। विभव में अंतर ही नहीं किसी तरीके का। यानी कि ये जो है ना ये dv, ये क्या होता है? विभवांतर होता है एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पर विभवांतर हमारा कितना है? 0 है, यानी कि डिफरेंस नहीं है विभव में। तो विभव में जब डिफरेंस नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, आप सिंपली इसको ऐसे करिए कि dv इक्वल टू अगर 0 है यानी कि विभवांतर कितना है? 0 है। विभव में अंदर अंतर ही नहीं है। तो जब उस सेल के अंदर जो विभव है उसमें अंतर नहीं है, यानी कि जो विभव है वो कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से ये चीज निकलकर आ गई। अब इसका इस रिलेशन का जो डेरिवेशन है वो हम लोग अपने अगले जो लेक्चर होगा उसमें सीखेंगे। अभी आपके लिए जानना इतना जरूरी है। तो इस तरीके से अब जो ये कांस्टेंट है ये कहां से कहां तक लेकर कांस्टेंट होगा? वो होगा सरफेस से लगाकर इस सेंटर तक। यानी कि अगर इसको मैं बताऊं कि अंदर कितना पोटेंशियल होगा, कितना विभव होगा, तो उसके लिए ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि इस सेल का जो कि जिसका रेडियस r है उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर आप चेक करिए, किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल चेक करेंगे तो वो कितना निकल कर आएगा? इतना। ठीक है, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन कैपिटल R। यानी कि जितना सरफेस पे होगा उतना ही यहाँ किसी भी पॉइंट पर अंदर कोई भी पॉइंट चूज करिए उसमें इतना ही पोटेंशियल होगा। क्लियर? और जो यहाँ बाहर होता है पोटेंशियल किसी पॉइंट पर, वो होता है हम लोग का 1/4πε0 q अपॉन R। तो यहाँ पर जो बाहर के लिए मतलब R के बराबर तक तो ये है, जब R ग्रेटर देन R होता है, ठीक है, R ग्रेटर देन R यानी कि ये वाला R जब इससे ये यानी कि जो पॉइंट है वो इससे बाहर लेते हैं, उस केस में जो V होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाता है। ठीक है, जो V होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाता है। यानी कि अगर इसका ग्राफ ड्रा करें हम लोग, इस पोटेंशियल का वेरिएशन देखें सेंटर से लगाकर इनफाइनाइट तक, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर कि सबसे पहले जब r इक्वल टू 0 की बात करेंगे, स्मॉल r की बात हो रही है, जब स्मॉल r इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो इस जगह पर जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा और वो 1/4πε0 q अपॉन कैपिटल R के बराबर होगा। उसके बाद जब r इक्वल टू R होगा उस केस में भी जो पोटेंशियल होगा हमारा इतना ही होगा 1/4πε0 q बाई R। यानी कि r इक्वल टू 0 से लगा के r इक्वल टू कैपिटल R तक जो वैल्यू है वो हम लोग की है कांस्टेंट। तो उसको रिप्रेजेंट कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस
R इक्वल टू कैपिटल R से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं R की, उन सब में जो पोटेंशियल है वो है कांस्टेंट, और इसके बाद इस कैपिटल R के बाद की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है कुछ ऐसा, यानी कि पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के। उसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि जो पोटेंशियल और इस r के बीच का ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा हाइपरबोलिक ग्राफ निकल कर आएगा। और इस तरीके के ग्राफ आपने ये वाला जो है, ये इधर का कर्व जो है आपने कई जगह पर देखा होगा, जैसे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का वेरिएशन देख रहे थे, या इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एक डाइपोल और एक सिंपल एक चार्ज की वजह से जब हम लोग वहाँ पर वेरिएशन देख रहे थे, तब भी इस तरीके के ग्राफ देखने को मिले थे। तो आपको याद रखना है कि ये जो 1/r है, 1/r² है, 1/r³ है, इन सब के ग्राफ जो बनते हैं वो बनते हैं ऐसे। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो सारे ग्राफ बनते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, 1/r 1/r²। अब अगर सिर्फ एक ग्राफ पर सिर्फ इसको प्लॉट करना है तो आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, बन जाएगा। सिर्फ इसको प्लॉट करना है तो ऐसे बना दीजिए, बन जाएगा। सिर्फ इसको प्लॉट करना है तो बना दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो वेरिएशन है ध्यान दीजिएगा, ये V और R के बीच का है, ये V और R के बीच का। ठीक है, कहीं कहीं पर हमें ग्राफ इसके बीच में भी देखने को मिलता है, यानी कि हमें बताना होता है V और 1/r के बीच का। तो V और 1/r के बीच का जब ग्राफ देखते हैं तो फिर वो वैल्यू चेंज हो जाती है हम लोग की, और वो एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनकर आता है। ठीक है, तो अभी हमें उस चीज पे ध्यान नहीं देना। अभी आपको क्या जानना है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका R के साथ वेरिएशन जब देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इन सब के ग्राफ ऐसे ही दिखाई देते हैं, बट एक ही कार्टेशियन सिस्टम पर जब हम लोग दो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस पर अलग अलग तरीके से हम लोग को वेरिएशन शो करना होता है, जिसको कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि किस तरीके से वेरिएशन होगा। तो मान लीजिए कि 1/r है वो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 1/r² जो होगा, 1/r² में ये स्टार्ट होगा इधर से और किसी पॉइंट पर जल्दी से ऐसे डिप करते हुए ऐसे चला जाएगा, और ये जो पॉइंट होगा ये वैल्यू होगी 1। ठीक है, इस जगह पर वैल्यू होगी 1, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट, यहाँ मतलब एक कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी इस r = 1 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इस तरीके से जो वेरिएशन होता है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर 1/r³ को भी इसी में शामिल करना तो 1/r³ और तेजी से ऐसे डिक्रीज होगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग अगर सिर्फ बनाए ऐसे तो एक ग्राफ हो जाएगा, अगर ऐसा तो दूसरा वाला हो जाएगा ऐसा, तीसरा वाला हो जाएगा ये, और तेजी से ऐसे जाएगा नीचे, स्टीप होगा ऐसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से हमें निकालना होता है। क्लियर है यहां तक? तो अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो अब इसको अप्रोच क्या है, इसको किस तरीके से फाइंड करना है, इसके लिए हमारे पास जो भी अभी मैंने बताया कि कभी भी किसी P पॉइंट पर अगर कई चार्जेस की वजह से विभव पता करना होता है तो हर एक चार्ज की वजह से कितना विभव होगा उस P पॉइंट पर वो निकालिए, और फिर उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके आप आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बट यहां पर अभी हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो इस चीज को लगाने के बाद भी हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स और अप्लाई करना होगा, अलजेब्रा अप्लाई करनी होगी, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी होगी, और जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा। ठीक है, बस इतना अंतर है। आपको स्टार्ट वहीं से करना है, आपको पोटेंशियल निकालना है हर एक चार्ज की वजह से, और इस P पॉइंट पर निकालने के लिए इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल निकल कर आएगा उसको ऐड ही करना है, आपको अलजेब्रिक सम ही लेना है। बस अंतर यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा और मैथमेटिक्स लगाकर जो भी फॉर्म निकल कर आएगा उसको सिंपल करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि हमें, क्योंकि पोटेंशियल जो विभव बताना है वो एक द्विध्रुव की वजह से बताना है, तो ये द्विध्रुव होता क्या है या डाइपोल होता क्या है। तो जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है या फिर विद्युत द्विध्रुव कहें, तो इसमें ये एक सिस्टम होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। यानी कि जैसे कि दो चार्ज हैं, ये +q और ये -q, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम, बट नेचर कैसा है इनका,
नेचर अपोजिट है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। साथ ही में इनके बीच में डिस्टेंस भी कुछ होनी चाहिए, और यहाँ पर हम लोग जो डिस्टेंस मान रहे हैं वो 2a डिस्टेंस लेकर चल रहे हैं। तो इस चार्ज q और इस चार्ज -q की वजह के बीच में जो डिस्टेंस हम लोग ने मान ली वो क्या मान ली, 2a डिस्टेंस ले ली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये हम लोग का जो सिस्टम बना वो क्या बना, एक डाइपोल बन गया। उसके बाद इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि इसका जो टोटल चार्ज होता है या कुल आवेश जो होता है वो होता है 0। उसके बाद फिर इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, इसका जो डाइपोल मोमेंट निकल कर आता है यानी कि P, तो ये एक सबसे पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है Q 2a यानी कि इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। अगर ये 2a L के बराबर होता तो QL होता, अगर ये D के बराबर होता तो QD होता, अगर ये F के बराबर होता तो QF होता, कुछ भी लिखा होता, उस डिस्टेंस को हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर रहे होते। तो चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ये है फॉर्मूला। ठीक है, चार्जेस जो हम लोग के पास हैं उनमें से किसी भी एक चार्ज की वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, और उन दो चार्जेस के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसको आप पुट कर दीजिए। यहाँ पर 2a है तो 2a रखेंगे। 2a क्यों ले रहे हैं इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इसको ऐसा लेने से कैलकुलेशन हम लोग की आसान हो जाती है, डेरिवेशन करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसा हम लोग ले सकते हैं, यानी कि इससे -q की तरफ से +q की तरफ की जो डायरेक्शन होती है, इधर से इधर की जो डायरेक्शन होती है, इसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो सारी चीजें हो गई, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो। भले ही एक डाइपोल है, भले ही एक ये डाइपोल है और ये एक हम लोग का अरेंजमेंट होता है, बट इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमको वही यूज करना है जो कि हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं, कि इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है वो निकालें, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल है वो निकालें, और दोनों को ऐड अप कर दें। बस हमें यही करना है। तो इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और ये हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो भी पोटेंशियल है वो सिर्फ इस R पे ना डिपेंड करके, ठीक है, यानी कि सिर्फ इस R पे ना डिपेंड करके इस P पर भी डिपेंड करेगा। ये जो डाइपोल मोमेंट है इस पे भी यहाँ डिपेंड करेगा कि इस P पॉइंट पर कितना विद्युत विभव होगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट जो हैं वो डाइपोल से रिलेटेड हैं, और डाइपोल के पोटेंशियल को बताना है हमें इस P पॉइंट पर। तो अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ इस तरीके से कि इसका हमें पोटेंशियल पता करना है और इसका इस पॉइंट पर, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा इस P पॉइंट पर बताइए आप। अगर मैं इसका नाम दे दूं V1 क्योंकि इधर इस चार्ज की वजह से हो रहा है, या V पॉजिटिव नाम दे दूं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस P पॉइंट पर, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अगर आपने V1 नाम दे दिया तो ये हो जाएगा 1/4πε0। उसके बाद जो भी चार्ज की यहाँ पर वैल्यू है उसको पुट किया, और इस चार्ज और इस P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग ने यहाँ पर इसको R माना है, R1 माना है ऐसे, तो ये डिस्टेंस R1 रख देंगे। उसके बाद इसकी वजह से निकालिए, तो इसकी वजह से अगर मान लीजिए V2 आपने माना तो ये हो जाएगा 1/4πε0। अब यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, वो है -q, तो पुट कर दीजिए -q और डिवाइड कर दीजिए यहां से, और या इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R2। तो ये बन गया इसकी वजह से पोटेंशियल, और ये हो गया इसकी वजह से पोटेंशियल। अब क्योंकि हमें ये दो पोटेंशियल किस पॉइंट पर है, इस P पॉइंट पर है, तो निकालना होगा रिजल्टेंट, जो कि निकल कर आएगा कुछ ऐसे, V = 1/4πε0 Q/R1। ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए Q/R1 प्लस 1/4πε0 Q/R2। ठीक है, देख रहे हैं ऐसे। तो जब ऐसे करेंगे अब, तो ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये दो यहाँ पर हम लोग का जो पोटेंशियल है वो ऐसे बाहर 1/4πε0 है, वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0। और फिर इसके बाद ये हो गया QR1 और यहाँ पर -Q/R2।
तो ये चीज यही तो लिखी हुई है। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 माइनस Q अपॉन R2। ये निकल कर आ गया क्या हम लोग का पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इस P पॉइंट पर, यानी कि इस विद्युत द्विध्रुव की वजह से इस P पॉइंट पर कितना विभव होगा, ये हम लोग ने निकाल लिया ऐसा। अब यहां पर जितना भी हम लोग के पास चीजें थी इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए, वो हमने लगा दी और निकल कर आ गया। बट कमी क्या है यहाँ पर? कमी ये है कि R1 और R2 की वैल्यू नहीं पता हमें। तो जब R1 और R2 की वैल्यू नहीं पता तो बस थोड़ा सा हमें और अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना होगा, जो कि आप अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़कर आए हैं। क्लियर? तो उसी को अब हमें क्या करना है? अप्लाई करना है। इस R1 और R2 की डिस्टेंस पता करने के लिए इस R और इस थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस R और थीटा को यूज करते हुए हमें जो भी वैल्यू है उसको निकालना है। तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए, क्योंकि अब हमारा मोटिव क्या है, वो है, देखिए B तो हमें पता है कि जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 माइनस Q अपॉन R2, यही है। ठीक है, इतना है हम लोग का। तो इसको अब कैसे निकालना है? R1 और R2 फाइंड करना है। तो अब R1 क्या कितना होगा और R2 कितना होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके मिड पॉइंट से हम लोग ने इस P पॉइंट के लिए एक R मान लिया, R वेक्टर ऐसे कंसीडर कर लिया कि इसकी जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, सेंटर से जैसे कि बिल्कुल हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जैसा हम लोग ने किया था R कंसीडर, वैसे यहाँ पर भी हम लोग विभव निकालने के लिए R कंसीडर करेंगे इसके मध्य बिंदु से। तो उसके बाद अब क्या बन जाएगा, देखिए ये हो गया P पॉइंट, ये डिस्टेंस R, ठीक है, ये सॉरी ये हम लोग का मिड पॉइंट और ये P पॉइंट। ठीक है, तो यहां से इस मिड पॉइंट और इस P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो गई R। यहां तक इसको ले लिया। अब इस पे करेंगे थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज। कैसे? देखिए ये जो R है वो सबसे पहली बात हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जो R है वो मच ग्रेटर देन A है, जहां पर कि जो A है वो ये वाली डिस्टेंस है, क्योंकि ये टोटल 2A है तो इतनी हो गई A। तो इस A के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये R जो है वो बहुत बड़ा है। तो जब ये R बहुत बड़ा है तो हम लोग एक अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, जिसको कि अभी आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से इसको अप्रॉक्सीमेट करके चीजें निकाली जा रही हैं। उसके पहले आप देखिए कि इस R को हम लोग ने माना कि इस डाइपोल मोमेंट जो है हम लोग का डाइपोल मोमेंट और इस R वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, ये हम लोग ने मान लिया। ठीक है, तो अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो R और दूसरा थीटा। थीटा क्या करेगा? थीटा बताएगा पॉइंट किस जगह पर है, मतलब कि अगर आप मानिए कि थीटा अगर कम हो जाएगा तो ये वाला जो पॉइंट है वो इधर कहीं शिफ्ट होगा। ठीक है, थीटा अगर बढ़ेगा तो ये वाला पॉइंट इधर कहीं शिफ्ट होगा, थीटा और बढ़ेगा ये वाला पॉइंट कहीं इधर आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। अभी अगर R की बात करें कि R अगर घटे बढ़ेगा, तो मान लीजिए कि थीटा फिक्स है तो R घटे बढ़ेगा, तो R घटेगा तो इस तरफ कहीं पॉइंट आएगा और R बढ़ेगा तो इधर कहीं पॉइंट जाएगा। यही है, यानी कि हम R और थीटा को बदलकर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल को बता सकते हैं। जैसे कि इधर पे अगर हमें पोटेंशियल बताना हो तो यहाँ पे अगर R कंसीडर करें तो R देखिए इसके कंपैरिजन में छोटा हो गया और थीटा भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो थीटा और R दोनों को रिड्यूस कर दिया तो पॉइंट हमें इधर पे मिल गया। ठीक है, अभी अगर पॉइंट हमें यहाँ पर निकालना होता तो इसके लिए ये कुछ ऐसा बनता, इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये कुछ बन जाता ऐसा, इस P पॉइंट पर ऐसा, ये। ठीक है, तो ये जो बना है वो क्या हो गया? ये बन गया R, ये हो गया R2 और ये R1। अब देखो इस पे जो R है वो इस R से कम हो गया और जो थीटा है वो बढ़ गया। तो थीटा और R की वैल्यू को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पूरे डाइपोल के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो भी हम अब ज्योमेट्री या अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने वाले हैं वो इसी लिए कर रहे हैं ताकि जो चीजें हैं वो जो फॉर्मूला है वो बन जाए हमारा एक। बट बनेगा कैसे? यहीं से इस चीज को लगाते हुए अब यहाँ पर R1 और R2 को रिप्लेस करना है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से?
इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस जगह पर, ठीक है, इस जगह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस जगह पर। हम लोग इसको इस तरीके से देखेंगे कि ये जो है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हम लोग ने एक ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये 90 डिग्रीज ऐसे बन गया और ये एक बन गया परपेंडिकुलर। उसके बाद फिर हम लोग इस पॉइंट से इधर से इस पे डाल दीजिए, इससे इस पे मत करिए, इससे इस पे कर दीजिए। तो इससे हम लोग ने ऐसा एक डाल दिया 90 डिग्री, ठीक है। तो जब ऐसा किया तो क्योंकि r जो है वो a से बहुत बड़ा है, उस केस पे हम लोग ये मान सकते हैं कि ये जो थीटा है वो इस थीटा के यहां पर जो एंगल है उसके बराबर होगा। तो हम लोग ने दो यहां पर सबसे पहले चीज करी कि ये जो थीटा था r का वही सेम रखा यहां पर इस थीटा को, साथ ही में एक यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस जगह पर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस जगह पर। अब देखिए जब हम लोग ने ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमारे लिए एक बात निकल कर आई कि ये जो r1 है वो बराबर है इतने के, इस डिस्टेंस की, हमारा अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो बराबर है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली यहां से अगर ऐसे ड्रॉ करें, ये वाली जो पूरी डिस्टेंस है वो बराबर है इतने डिस्टेंस के, ठीक है। तो जब ये ऐसा हो गया, ठीक है, जब ये ऐसा हो गया तो अब देखिए यहां पर कि अगर मुझे सिर्फ ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है तो r में मुझे कुछ घटाना होगा, क्योंकि r तो इतना टोटल है और ये जो r1 है वो सिर्फ यहां तक ही आ रही है, इतनी डिस्टेंस ये है r1, ये वाली, ठीक है। तो जब इतनी डिस्टेंस हम लोग की सिर्फ r1 है, ये यहां से ये वाली डिस्टेंस, ये r1 है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था, ये 90 डिग्री, ये यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक, और ये डिस्टेंस हो गई r1। तो r में हमें इतनी डिस्टेंस को करना पड़ेगा माइनस, इतनी डिस्टेंस को करना पड़ेगा माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इतनी डिस्टेंस तो r हो गई, इतनी डिस्टेंस तो r हो गई, हमें इतनी डिस्टेंस और चाहिए जो कि ये होगी। इसको अगर हम r2 को देखें तो r2 जो है वो r प्लस ये वाली डिस्टेंस है, और ये वाली डिस्टेंस कैसे निकल कर आई, ये देखिए, ये जो है ये है a, इतनी डिस्टेंस है a, और यहाँ पर जो एंगल लिया था हम लोग ने वो लिया था थीटा, यानी कि इस a का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो होगा वो हो जाएगा a cos थीटा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, a cos थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, r प्लस a cos थीटा कर देंगे, तो r2 निकल कर आ गया ये। इसी तरीके से जब r1 निकालना होगा तो देखो r1 कितना किसके बराबर होगा, इस टोटल r में अगर इतना माइनस कर दिया जाए, इतना अगर माइनस कर दिया जाए तो ये r1 के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कि r माइनस अगर हम कर दें r यहाँ पर a cos थीटा, तो ये हो जाएगा r1 के बराबर। क्लियर यहां तक? तो बस अब हमें क्या करना है, सिंपली इस r1 का कर देना स्क्वायर। तो जब इस r1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इस r1 का स्क्वायर करते ही हम लोग के पास ये एक्सपेंशन हो जाएगा इसका कि r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर बन जाएगा हम लोग का 2ar cos थीटा, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहां पर देखिए कि जब इस r2 को हम लोग यहां पर करेंगे ओपन, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर यहां पर, फिर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, ठीक है, ये। तो अब यहां से अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, क्यों इस तरीके से कर दिया। अब उसके बाद यहां पर हम लोग को क्या करना है, यहां पर अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो अप्रोक्सीमेशन निकल कर आएगा कुछ इस तरीके से कि ये जो है पूरा इसमें, क्योंकि देखो r जो है वो मच ग्रेटर देन a है, ठीक है। तो जब r मच ग्रेटर देन a है तो r स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, यानी कि r स्क्वायर बहुत बड़ा होने की वजह से अगर कोई टर्म आता है ये, तो वो टेंडिंग टू हो जाएगा 0,
ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाता है कुछ ऐसा, आर स्क्वायर कॉमन लिया हम लोग ने तो बन गया आर स्क्वायर, और यहाँ पर बचा 1 प्लस यहाँ पर देखो a cos थीटा है ना, तो a cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस 2ar cos थीटा, और यहाँ पर भी ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और माइनस यहाँ पर प्लस होगा तो 2ar cos थीटा ये बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये हम लोग का बन गया तो यहां से अब सिंपली क्या करेंगे कि ऐसा R2 कॉमन ले लिया। अब उसके बाद इस जगह पर जो हम लोग का बनेगा वो बन जाएगा ये। अब यहां से कॉमन लेंगे हम लोग आर स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा यहाँ पर। अगर इसको चाहे तो हम लोग हटा सकते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को अभी हटा सकते हैं, तो ये बन जाए, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो 2ar cos थीटा, और ये बन गया माइनस 2ar cos थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये बचेगा यहाँ पर a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इस जगह पर बच जाएगा हम लोग का माइनस है ना पहले वाले में, इसको अगर पहले वाले को देखो तो माइनस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई आर। ये अब क्योंकि ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा और बचेगा सिर्फ इतना। तो पहले वाले से हम लोग का ये निकल कर आ जाएगा, और जो दूसरा वाला हम लोग का इतना निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर, ये देख रहे हैं ना, आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 2a cos थीटा, ये पहले वाला, और जब दूसरे वाले को लेंगे प्लस वाले को तो 1 प्लस 2a cos थीटा बाई आर, ये R1 इक्विवेलेंट टू दिस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमें तो यहाँ पर जो v था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 माइनस, सॉरी यहाँ पर Q था तो Q अपॉन R2, यहाँ पर Q भी अगर कॉमन ले ले तो Q बाहर, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 1/R1 और 1/R2। हमें तो ये निकालना है 1/R1 और 1/R2। तो अभी तो हम लोग के पास स्क्वायर है, अभी हम लोग के पास क्या है, स्क्वायर है, तो हमें इस पे लगाना पड़ेगा रेसिप्रोकल करके स्क्वायर रूट। तो जब रेसिप्रोकल करके स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। अब ये कैसे बना वो बताते हैं। तो अभी तक हम लोग के पास क्या निकल कर आया था, R1 इज इक्वल टू, यानी कि अगर इसको स्क्वायर पे देखें तो R स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा बाई आर, ये था, ये देखिए ये था ये। ठीक है, R1 और ये था R2। अब इसको हमें निकालना है जब, तो क्योंकि जो हम लोग का R1 है, ठीक है, वो R1 कितना गिवन है, R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा बाई आर, इतना हमें गिवन है। तो अब यहां पर हमें निकालना है, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहां पर 1/R1 निकालने के लिए इसको कर दीजिए अंडर रूट लगाकर रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले अंडर रूट लगेगा तो ये आ जाएगा R1, इधर बचेगा R, और यहां पर बचेगा 1 माइनस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 1/2। ठीक है, यहां तक कर दिया। अब उसके बाद इसके आगे जब चलेंगे तो हमें 1/R1 करना है। तो 1/R1 जब करेंगे तो ये बन जाएगा यहां पर 1/R डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2a cos थीटा टू द पावर माइनस 1/2। अब जब इस तरीके से आता है तो हम लोग इसको करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग के पास एक निकल कर आता है कि 1/R, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2a, यहाँ पर ये 1/2 माइनस नहीं आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि 1/2 को ले गए ना नीचे रेसिप्रोकल में, तो यहाँ पर 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ पर माइनस 1/2 आएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं 1/R के। अभी तक ये 1 बाई पे ही लिखा हुआ था, तो जब 1 डिवाइडेड बाई पे ऐसे लिखा हुआ था तो 1 पावर 1/2 थी, और जब इसको हम लोग ने न्यूमरेटर के फॉर्म पे लिखा तो ये माइनस, यहाँ पर 1 माइनस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई आर टू द पावर माइनस 1/2 ऐसे लिख दिया गया। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये कुछ ऐसा होता है कि अगर 1 माइनस आपके पास यहाँ पर d है, लेट अस सपोज,
और जो पावर है वो -1/n है, इस तरीके से। तो अब क्योंकि अगर d बहुत कम है, जो d है वो बहुत कम है 1 के कंपैरिजन में, तो उस केस में यहां पर बन जाता है 1 + d/n, ठीक है, या सिंपली इस पे मल्टीप्लाई हो जाता है, इस पे 1/n मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो -1/n यहां पर मल्टीप्लाई होकर ये बनता है और आगे इसके हायर टर्म्स बनते हैं, ठीक। तो हमें सिर्फ शुरुआत वाले टर्म्स देखने, क्योंकि हायर वाले टर्म्स जो होंगे वो अपने आप 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही छोटा है और इसका आगे यहाँ पर स्क्वायर बनते हैं, तो वो 0 हो जाएंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या याद रखना है बाइनोमियल थ्योरम में, अगर आपने नहीं पढ़ी है मैथमेटिक्स, क्योंकि बायो वाले ये बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ते हैं, तो उस पर हमें क्या ध्यान देना है, क्या यूज होगा, ये है हम लोग के पास, कि अगर कहीं पर इस तरीके से दिखाई देगा जहां पर कि d बहुत छोटा होगा, तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से 1 + d/n, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो देखिए, इसको कंपेयर करिए अगर इससे, तो जब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग इस वाले से, तो d जो है वो पूरा इतना है और ये बहुत छोटा है, तो यहाँ पर -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाकर कर रहे हैं हम लोग ये। अभी मैं पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ जो रिजल्ट है उसका, जिसको कि हमें यूज करना है कब, अप्रॉक्सीमेशन के केस में, वही हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, फिर -1/2 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई r, और ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई r और 1 + a cos थीटा डिवाइडेड बाई r, ये यही बन गया ना, 1/r इंटू 1 + a cos थीटा बाई r। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके इस तरीके से, इसको यूज करके हम लोग को ये मिलता है, तो वही हम लोग ने लगाया, मिल गया 1/r1 की वैल्यू इतनी और 1/r2 की वैल्यू इतनी। तो अब सिंपली उठा के इसको क्या करेंगे, 1/r1 की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे और 1/r2 की वैल्यू भी यहां पर पुट कर देंगे। तो जब इसको पुट करेंगे तो अब क्या आगे किस तरीके से डेरिवेशन होगा, मतलब कि सॉल्यूशन इसका मैथमेटिक्स यहां पर क्या लगेगी, अलजेब्रा कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जो पोटेंशियल हम लोग का वो है v = 1/4πε0 1/r1 - 1/r2, और जो r1 1/r1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, 1 मतलब कि जो निकाली हम लोग ने वो निकल कर आई है 1/r ब्रैकेट पे 1 + a cos थीटा डिवाइडेड बाई r, ठीक है, ये थी। और 1/r2 की जो वैल्यू है वो है 1/r1 - a cos थीटा डिवाइडेड बाई r। देखिए, अगर मैं इसको हटाऊं तो ये हम लोग की वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है, 1/r1 की ये और 1/r2 की ये। तो बस इन्हीं चीज को, इसी चीज को जब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो 1/r1 पुट करिए तो ये हो जाएगा 1/ यहाँ पर q रहेगा ना, तो 4πε0 यहाँ पर पोटेंशियल किस चार्ज q की वजह से ये हो गया, और 1/r1 की जगह पर पुट करेंगे तो 1/r ब्रैकेट में 1 + a cos थीटा डिवाइडेड बाई r माइनस 1/r ब्रैकेट में 1 - a cos थीटा डिवाइडेड बाई r, और ये बन जाएगा कुछ ऐसा। तो ये बन गया q 4πε0, और अब इस पे हम लोग इसको अगर 1/r को कॉमन ले लें तो 1/r बाहर आ जाएगा, और 1/r बाहर आने पे ये बन जाएगा कुछ ऐसा, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1 + a cos थीटा डिवाइडेड बाई r माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1, फिर माइनस यहाँ पर प्लस माइनस प्लस a cos थीटा डिवाइडेड बाई r, और ये तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये। तो जब इसको हम लोग रखेंगे तो ये बन जाएगा, सेम है डिनोमिनेटर तो ऊपर ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 2aq cos थीटा। कैसे बना, a cos थीटा प्लस a cos थीटा बन के हो गया 2a cos थीटा, तो 2a cos थीटा, अब बाहर q था, q के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 2aq cos थीटा, और नीचे आ जाएगा यहां पर 4πε0, ये r बाहर वाला और ये जो अंदर r आएगा उन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा r²। कितना बन जाएगा, r²। तो ये निकल कर आ गया पोटेंशियल की वैल्यू किसी p पॉइंट पर, जो कि मिड पॉइंट से, उस विद्युत द्विध्रुव के मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पे, तो वो बन जाएगा 2aq
कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये किस अप्रोक्सीमेशन में है कि जब आर स्क्वायर आर मच ग्रेटर देन ए हो। ठीक है, इस अप्रोक्सीमेशन के साथ ये सारी चीजें निकल कर आई हैं। ठीक है, अब ये जो 2AQ है इसको हम लोग P लिख सकते हैं क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट है, यानी कि जो हम लोग का फॉर्मूला बना वो बन जाएगा ये कि V इज इक्वल टू P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आप अब देखिए इस पे दो चीजें देख पा रहे होंगे, एक तो थीटा और दूसरा आर। तो थीटा और आर को वेरी करने से उस डाइपोल के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। ये निकल कर आ गया ये वाला एक्सप्रेशन जो हम लोग का बन गया। ठीक है, कैसे हुआ, ये इस तरीके से निकाला गया है। ठीक, तो बस अब जो हम लोग का अगला है वो है इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस जो हम लोग का पोटेंशियल हम लोग का निकल कर आया है एक डाइपोल की वजह से इस P पॉइंट पर, उसका प्रेजेंटेशन क्या हम लोग वेक्टर फॉर्म पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर देखिए जो V है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये निकल कर आया। इसको हटा दें तो ये बन गया, यानी कि P cos थीटा। एंगल किसी दो चीज के बीच में देखा जाता है, तो एंगल किसके किसके बीच में देख रहे हैं? देखो एंगल देख रहे हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और ये जो रेडियस वेक्टर था r उसके बीच में। रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर जो था इस P पॉइंट का, उसके बीच का एंगल है ये थीटा एंगल। तो बस इसी को हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे कैसे कि इस r की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है r कैप, और इस डाइपोल की डायरेक्शन में जो डाइपोल मतलब इस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो कितना है? वो है अगर P, वो कितना है P। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल का फॉर्मूला, वो भी कैसा? यहां पर वेक्टर्स का यूज करके। जबकि देखिए पोटेंशियल यहां पर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, बट यहां पर वेक्टर्स का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि उनके बीच में हुआ है डॉट प्रोडक्ट, और अगर इनके डॉट प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये निकल कर आ जाएगा P cos थीटा। P cos थीटा के ही बराबर आएगा, क्योंकि देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है P और इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, यानी कि P इंटू 1 cos थीटा, यही होता है ना। देखो A डॉट B जो होता है वो होता है AB cos थीटा, जहां पर कि A और B तो वेक्टर है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट जब लिया तो A तो हो गया A का मैग्नीट्यूड, इस A का मैग्नीट्यूड, और ये वाला B हो गया इस B का मैग्नीट्यूड, और A और B के बीच का एंगल जो होता है वो होता है थीटा। तो बस इसी चीज को यहां पर यूज किया है कि डाइपोल मोमेंट और ये जो यूनिट वेक्टर था उसके बीच का एंगल थीटा, तो डाइपोल मोमेंट डॉट आर कैप इज इक्वल टू P cos थीटा, क्योंकि आर कैप की वैल्यू 1 ही होती है। ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं हम लोग के। तो इस तरीके से ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल जब आर जो है वो मच ग्रेटर देन ए है, तो उस केस में ये निकल कर आया है। ठीक, अब आगे इसी पे अगर हम लोग बात करें दो जगह पर, एक कहां पर, जब थीटा इक्वल टू 0 है। थीटा इक्वल टू 0 यानी कि ये जो पॉइंट होगा थीटा इक्वल टू 0 यानी कि पॉइंट बनेगा इस तरफ, यानी कि एक्सिस पे, इस एक्सिस पे। तो इस एक्सिस पे देखो, जो यहां से अगर सिंपली देखें तो इस चार्ज से इस P पॉइंट ये जो यहां पर मिलेगा हम लोग को उसकी डिस्टेंस कम है, और इस माइनस वाले से इस P पॉइंट की डिस्टेंस है ज़्यादा, तो इसका इफेक्ट यहां पर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, यानी कि इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो होगी ज़्यादा और इसकी वैल्यू होगी कम। तो जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा जो वो इसका इफेक्ट यहाँ पर बचेगा, इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो बचेगा। तो 0 जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो जो V मिलेगा वो मिल जाएगा हम लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि 1 मिल जाएगा और नीचे मिल जाएगा आर स्क्वायर। और जब थीटा इक्वल टू पाई होगा, जब थीटा इक्वल टू क्या होगा? पाई होगा, उस केस में यहाँ पर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P cos थीटा की वैल्यू होती है cos 180 की वैल्यू, cos पाई कह लीजिए, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो cos यहाँ पर पाई रख रहे थे। ठीक है, P cos थीटा फॉर्मूला निकल कर आया था, तो यहाँ पर cos पाई की वैल्यू -1, तो जब ऐसा पुट करेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि जब
180 डिग्री होगा तो थीटा 180 डिग्री जब होगा तो ये जो पॉइंट है P वो यहाँ कहीं लाई करेगा, इस एक्सिस पे इधर कहीं लाई करेगा। यानी कि अब देखो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कम है और इधर से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा। और क्योंकि ये निगेटिव है तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्टेंट पोटेंशियल बचेगा वो निगेटिव पोटेंशियल ही बचेगा। ठीक है, तो बस यही है कि पॉजिटिव साइन फॉर थीटा इक्वल टू 0 और नेगेटिव साइन फॉर थीटा इक्वल टू पाई, ये हम लोग को मिल गया एक्सिस पे। और जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब कि जो पोटेंशियल होगा हम लोग का वो इक्वेटोरियल प्लेन में होगा। तो जब इक्वेटोरियल प्लेन में होगा, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन की अगर बात करें तो इस इक्वेटोरियल प्लेन में जो पोटेंशियल हमें मिलेगा वो पता है किस तरीके का मिलेगा? वो पोटेंशियल इस तरीके का मिलेगा कि देखो कहीं पर भी इस पे पॉइंट कंसीडर करो तो इधर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस तो सेम है। अब क्योंकि यहाँ पर सिंपल अलजेब्रिक सम होता है, तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ से 5 थी और इसकी -5 हो गई मान लीजिए v की वैल्यू, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर अगर कर दिया तो इधर से 6, इधर से -6, इधर कर दिया मान लीजिए 10 और -10 तो 0। यहाँ पर अब देखिए यहाँ से इधर ले रहे हैं तो पोटेंशियल वैसे कम लेना चाहिए, बट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 और -3 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 -10 इसकी वजह से 10, ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर, और इधर से -10 तो इफेक्ट टोटल कितना हो गया 0। यानी कि इस इक्वेटोरियल प्लेन में थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा और कॉस थीटा की वैल्यू होती है 0, यानी कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर कितना होगा 0 होगा। तो हम लोग डाईपोल के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल बता सकते हैं थीटा और आर को वेरी करके। थीटा को वेरी करिए और आर को वेरी करिए और कहीं पर भी हम लोग निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो एक्सिस पे इधर पॉजिटिव की तरफ होगा और पोटेंशियल हम लोग का पॉजिटिव निकल कर आएगा, और अगर पाई है थीटा इक्वल टू पाई तो इस तरफ होगा, और थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 है तो यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन में होगा, जहाँ पर की पोटेंशियल दोनों चार्जेस की वजह से बराबर निकल कर आएगा। और नेचर उनका कैसा होगा? अपोजिट होगा, चार्जेस का नेचर अपोजिट होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल भी प्लस और माइनस पे निकल कर आएगा और सेम की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो 0 निकल कर आ जाएगा। तो ये थी सारी चीज़ें डाईपोल से रिलेटेड, उसके पोटेंशियल से रिलेटेड। तो अगर कोई हमारे पास द्विध्रुव है तो उसके हम चारों तरफ विभव को पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, जो कि निकल कर आया है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाई r²। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू है v की वो सिर्फ r पे ना डिपेंड करके p और r के बीच में एंगल कितना बन रहा है उस बात पे भी डिपेंड कर रही है, और p पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो v है हम लोग का वो हम लोग का p पे डिपेंड करेगा, r पे डिपेंड करेगा, और p और r के बीच में एंगल कितना इस बात पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो इसकी जो डिपेंडेंसी है वो कुछ ऐसी है, ये और ये थीटा चेंज होने के साथ साथ वो भी वेरी करेगा, यानी कि कह लीजिए कि कॉस थीटा पर ये डिपेंड कर रहा है, कह सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर r²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है कि जो v है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। किस केस पे? जब द्विध्रुव के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, द्विध्रुव के चारों तरफ जब विभव की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो हमारा विभव है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, या फिर r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो चीजें बोल दी समझाने के लिए आपको कि 1/r² के अगर बोलेंगे तो बोलेंगे प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मैंने पूरा बोला। और जब मैं बोलूं v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी कि सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूं, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, यहां पर दो चीजें होती हैं। तो क्या देख रहे हैं कि v जो है वो इस तरीके से डिपेंडेंस है, एक में ये और ये वाली जो डिपेंडेंसी है वो आती है जब एक किसी चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना होता है, और ये तब निकल के आता है जब डाईपोल के चारों तरफ हम लोग करते हैं। तो ये कुछ वेरिएशन होता है हम लोग का।
ये जो कि हमें दिमाग में रखते हुए आगे चीज़ें पढ़नी है। तो आई होप आपको जो आज का सेशन था वो समझ पे आया होगा। अब जो इसका अगला लेक्चर होगा उस पे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं जैसे उनको पढ़ेंगे, और किस तरीके से वहां पर जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं या अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, वो सब हम लोग जानेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू।